हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? और सबसे पहले आप अपना हाल चाल बताएंगे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तैयारी कैसी चल रही है और आपका रिवीजन कैसा चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग, आप सभी को शुभ संध्या। और बताइए क्या हाल चाल है। चाय वाय तो पी ली होगी आप लोगों ने। बहुत दिन बाद हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, बट कोई नहीं, हो तो रहा है ना। तो कभी कभार तो मैं आ ही जाती हूँ मिलने के लिए। मैंने सोचा कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा मिलते हैं और थोड़ा सा इसी बहाने आप लोगों का एक रिवीजन की झलक दिखा देते हैं आपको। इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे लगता है 80% लोग होंगे जो बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तैयारी स्टार्ट करी है या 1-2 महीने पहले स्टार्ट किया है, जिनका बेस थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और जिनकी तैयारी चल रही है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि देखो आपको भी ये चीज़ आप भी मानते होंगे कि क्वेश्चंस जो बहुत बेसिक होते हैं उन्हें हम नहीं पढ़ते हैं। हमें लगता है कि ठीक है इसको तो हम कर ले जाएंगे, बट नहीं, जब तक हम एग्जाम हॉल में ना जाएं तब तक हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग जो है अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने पढ़ाई अभी भी नहीं करी है, स्टार्ट नहीं करी है, वो लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अब स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको भी पता है एग्ज़ाम डेट कभी भी हमें सुनाई दे सकती है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा मतलब 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पढ़िए। और आपके पढ़ने की जो एक रफ्तार आपने बना रखी है उसको जो है बंद, मतलब ना धीमा करिए और बंद तो बिल्कुल ही नहीं करना। ठीक है, मैंने आपको डे 1 से ही बोला कि कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी। ठीक है, 1 घंटा ही पढ़िए लेकिन ज़रूर पढ़िए। और कुछ लोग होंगे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, होपलेस हो रहे होंगे या डीमोटिवेट हो रहे होंगे, कम सीट है, ऐसा है, जल्दी एग्जाम हो सकता है, मेरा रिवाइज नहीं हो पा रहा। ये सब मत सोचिए। अभी आपका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। तो अभी आप उसमें अपने आप को पूरा दीजिए। देखिए होता क्या, जो भी काम आप करिए उसमें खुद का मतलब खुद को आप 100% उसमें डाल दीजिए, ताकि बाद में आपको ये पछताने को ना रह जाए, खुद से आपको ये बहाना ना करना पड़े कि यार मैंने तो अच्छे से ये काम किया नहीं, मैंने इसमें ईमानदारी नहीं दिखाई। पूरी ऑनेस्टी के साथ जो भी काम कीजिए आप। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई कीजिए। जब आप मोबाइल चला रहे हैं तो आप ऑनेस्टी के साथ मोबाइल चलाइए। आप डांस कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी करिए उसको ऑनेस्टली एकदम ईमानदारी के साथ कीजिए। ठीक है, तो जब आप ईमानदारी के साथ कोई काम करेंगे ना, तो उस काम को आप जैसा रिजल्ट चाह रहे हैं, आपके मन मुताबिक आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसा मैं कह रही हूँ, बाकी मोस्टली देखिए यही होता है। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ को हम अपना टाइम देते हैं ना, वो चीज़ फिर हमारी हो जाती है। अब वो आपकी पढ़ाई हो चाहे फिर आपका कोई और भी चीज़ हो, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो देखिए ये, चलिए सभी को गुड इवनिंग, आपको फिर से मैं गुड इवनिंग। और ये है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी की पिक मैंने इसलिए लगाई क्योंकि देखिए आपको भी पता है कॉफ़ी और ये सब चीज़ें में एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, और थोड़ा सा ये ब्लैक कॉफ़ी पी करके हमारी नींद चली जाती है और पढ़ाई के समय बहुत नींद आती है। तो मैंने सोचा एक सॉल्यूशन आप लोगों के लिए, आपके लिए मतलब लेकर के आऊँ कि जिनको नींद आती हो पढ़ाई के समय, वो लोग कॉफ़ी वॉफ़ी पी के बढ़िया थोड़ा सा अपनी नींद भगाएं, और ताकि उनको पढ़ाई में किसी भी तरह की भाई दिक्कत ना आए। ठीक है, रात के समय आप ये कॉफ़ी पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, और ये बिना शुगर के पीना है। ठीक है, विदाउट शुगर। जो लोग बिल्कुल नहीं पी सकते, बहुत कड़वी लगती है, लेकिन आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और इस समय आपके पढ़ाई करने में आपको बहुत मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए बातें बहुत हो गई। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या हाल चाल है, पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मिलते हैं हम लोग, मतलब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन में नंबर नहीं है, मतलब 1 2 3 4 करके नंबरिंग नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप लोग काउंट कर सकते हैं कितना है, लेकिन आप यहाँ पढ़ने से मतलब है, क्वेश्चन काउंट करके कोई आपको वो नहीं करना। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बार प्रोटीन का पाचन होता है मुख गुहा में, अग्नाशय में, पक्वाशय में और अमाशय में। ठीक है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज आपका, और मुख गुहा मतलब आपकी जो ओरल कैविटी है, और पक्वाशय मतलब डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे जो फर्स्ट पार्ट होता है डिओडिनम। आपको पता ना स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट आपका डिओडिनम, सेकंड आपका जेजुनम और थर्ड आपका इलियम। ठीक है, तो ये डिओडिनम आपका सबसे फर्स्ट पार्ट है, और थर्ड है, सॉरी फोर्थ है आपका अमाशय। अमाशय मतलब आपका स्टमक। तो प्रथम बार प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, अमाशय में शुरू होता है। ठीक है, मतलब कि स्टमक में आपके। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, मतलब कि जो ह्यूमन सलाइवा होता है, तो रेनिन, लाइपेज, टाइलिन और पेप्सिन। तो आप सभी को ये बात पता ही होगी, टाइलिन सबसे आसान सा क्वेश्चन है। और टाइलिन के साथ साथ अमाइलेज भी पाया जाता है इसमें, लाइसोजाइम भी पाया जाता है हमारे जो हमारा सलाइवा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यकृत। यकृत यानी कि लीवर की बात हो रही है यहाँ पर। तो लीवर का मुख्य जो कार्य है, मतलब लीवर का जो मेन फंक्शन है हमारी बॉडी में, वो क्या है, पित्त संग्रह करना। पित्त मतलब कि यहाँ बाइल जूस की बात हो रही है, जो बाइल बनता है हमारे वहाँ स्टमक में, मतलब तो पित्त संग्रह करना, अग्नाशय स्राव बनाना, अग्नाशय स्राव मतलब पैनक्रियाटिक जूस, और पित्त मतलब वही बाइल जूस बनाना, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा पित्त बनाना। जो हमारा लीवर होता है वो बाइल जूस को बनाने का काम करता है, और ये जो पित्त संग्रह आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, संग्रह करने का काम करता है आपका गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है।
आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। तो ये बात भी आपको पता ही होगी कि जो हमारी छोटी आंत होती है वो दिखने में तो मतलब सुनने में तो नाम इसका छोटा है बट काम बहुत बड़ा करती है। ये सबसे लंबी होती है, ठीक है, नियर अबाउट 5 से 6 मीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। पित्त रस में पाचक एंजाइम होता है। तो जो पित्त रस मतलब कि जो बाइल जूस है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है, पेप्सिन, टाइलिन, अमाइलोप्सिन और कोई नहीं। तो इसमें ये तीनों में से कोई भी एंजाइम बाइल जूस में नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन के पाचन से बनता है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन के डाइजेशन से क्या बनता है हमारा, अमाइनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रसनी के बाद भोजन आता है। ग्रसनी का मतलब क्या है, फेरिंग्स। तो आपका फर्स्ट है क्षुद्धांत्र। क्षुद्धांत्र का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ग्रहणी, इसके बाद आमाशय और बड़ी आंत में, ठीक है। तो ग्रसनी के बाद जो मतलब आपका फेरिंग्स है उसके बाद भोजन कहाँ आता है, तो जो आपकी ग्रसनी के बाद भोजन आता है आपके आमाशय में। आमाशय का मतलब स्टमक, ओके। फिर है क्वेश्चन हमारा कि पित्तरस कहाँ बनता है। अब पिछले अभी देखिए हमने पढ़ा अभी कि यकृत का कौन सा मुख्य कार्य है। फिर उसी क्वेश्चन को यहाँ पर लैंग्वेज बदल करके पित्तरस कहाँ बनता है, पित्ताशय में यानी कि गाल ब्लैडर, यकृत यानी कि लिवर, अग्नाशय मतलब कि पैनक्रियास, और इनमें से कोई नहीं। तो पित्तरस आपका कहाँ बनता है, यकृत में बनता है, ठीक है। लेकिन स्टोर करने का काम कौन करता है, ये जो पित्ताशय भाई साहब हैं ये करते हैं। फिर है रेनिन नामक किण्व पाई जाती है। रेनिन किण्व का मतलब यहाँ पर एंजाइम है। बहुत शुद्ध हिंदी लिखी हुई है इस किताब में, पर कोई नहीं, हमें क्वेश्चन समझने से और सही करने से मतलब है। तो हमारा ऑप्शन है केवल महिलाओं में, बच्चों में, पुरुषों में। तो इनमें से ऑप्शन हमारा सही होगा फोर्थ वाला कि उपर्युक्त सभी में, ठीक है। रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध में जो प्रोटीन होती है उसको पचाने का काम करता है, मतलब उसकी दूध में जो प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक। दूध की भी प्रोटीन कौन सी होती है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आपको पता है ना, दालों की प्रोटीन, अंडे की प्रोटीन, मांस की प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ मिल्क की बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के कौन से भाग में होता है। अवशोषण का मतलब यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्प्शन। क्या है एब्जॉर्ब, मतलब कि भोजन पहले डाइजेस्ट होता है फिर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है यहाँ पर, अमाशय में, छोटी आंत में, मुखगुहा में, पक्वाशय में। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। आपकी छोटी आंत में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, इसको हम लोग बोलते हैं विलाई, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके विलाई नामक स्ट्रक्चर होता है जिनमें हमारे भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो कितने होते हैं, 1 2 3 4। तो कितने होते हैं, 4 तरह के दांत होते हैं आपके। इंसिजर होता है, इसके बाद कैनाइन होता है, फिर प्री मोलर होता है और मोलर होते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है। ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो मुझे बताने का ही मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कितने होते हैं, 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यकृत, यकृत यानी कि लिवर, ठीक है। लिवर अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन में करता है कि सेलुलोज में, एंजाइम में या मंड में। मंड का मतलब यहाँ पर स्टार्च है, ठीक है। तो यकृत जो एक्स्ट्रा हमारे अंदर शर्करा बचती है, जितना हमारे बॉडी को लेना होता है एनर्जी वो ले लेती है, बाकी जितना बचती है उसको लिवर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। लेकिन वही पूछने कि कौन सी चीज़ में कन्वर्ट करता है, तो ग्लाइकोजन में कर देता है। कुछ हमारे लिवर में कन्वर्ट हो जाता, मतलब लिवर में स्टोर हो जाता है, और कुछ हमारे मसल्स जो होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें हो जाता है, ठीक। फिर मुंह में कितनी लार ग्रंथियाँ होती हैं, 6 8 10 1, ठीक है। तो हमारी कितनी लार ग्रंथियाँ होती हैं, 3 पेयर होती हैं, ठीक है, 3 पेयर होती हैं। और अगर एक पेयर में 2 होते हैं तो जाहिर सी बात है 6 होती हैं, ठीक है। इसके बाद है, स्टार्च को चीनी में बदलने वाले किण्व का क्या नाम है। तो किण्व मतलब वही एंजाइम वाली बात हो रही कि स्टार्च से ग्लूकोज, आप कह सकते हो कि स्टार्च से ग्लूकोज में बदलने वाले एंजाइम का क्या नाम है, तो उसका नाम क्या है, लाइपेज, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के जीवन में कितनी बार दांत निकलते हैं, ठीक। कितनी बार दांत निकलते हैं हमारे और आपके, जाहिर सी बात है एक बार वो बचपन में निकलते हैं, जो हम छोटे छोटे होते हैं, दांत टूट जाते हैं, घास में जाके डुबो देते हैं ना, कितना डर जाते थे हम। बचपन भी बहुत अच्छी चीज़ होती है और अजीब भी होती है, दोनों होती है। तो चलिए, तो 2 बार निकलते हैं। एक बार हमारे परमानेंट, सब पहले तो हमारे वो निकलते हैं मिल्क टीथ, और फिर बाद में जब बड़े हो जाते हैं हम तो परमानेंट निकलते हैं, जिससे आप इतना दुनिया भर की चीज़ें आप खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर और पता नहीं क्या क्या। कोशिश करिए पिज़्ज़ा वगैरह कम खाया करिए आप लोग, क्योंकि देखिए इस टाइम हेल्थ का सही रहना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कितनी वायरल डिजीज़ और कितने सारे वायरस वाली क्या बोलते हैं, वायरस का इतना सारा वो कुछ हो रहा है। कोरोना भाई साहब आए थे, आपको पता ही है। चलिए फिलहाल, फिर है पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम मतलब कि कहाँ से निकलता है, तो ये देखिए जठर रस, जठर रस का मतलब होता है गैस्ट्रिक जूस, फिर पित्त रस, आंतरीय रस में और अग्नाशय रस में। तो जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है वो आपका जठर रस में होता है, ठीक है। फिर मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं वो कहाँ से, उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुखगुहा से, अग्नाशय से, पक्वाशय से, आंतों से, ठीक है। तो आपका ये ओरल कैविटी जो होती है, मतलब कि मुंह से हमारे, वहीं से आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है।
फिर है हमारा, अब थोड़ा सा इससे कुछ क्या बोलते हैं, जो प्राथमिक क्या बोलते हैं उसको, प्राथमिक परिचर्या होती है उससे थोड़ा सा, प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उससे भी थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, शैय्या छत का उपचार है। शैय्या छत का मतलब जो लेटे लेटे होता है ना कि चोट घाव बन जाते हैं पीठ वगैरह पे, उसकी बात हो रही है। तो उसके लिए उसका उपचार क्या है? सेंक करना, बर्फ लगाना और रिंग कुशन लगाना। तो इसका सही ऑप्शन है रिंग कुशन लगाना। ओके। फिर होती है ड्रॉ सीट होती है, ठीक। ड्रॉ सीट क्या होती है आपकी? छोटी सूती चादर, मोम जामे का टुकड़ा, रैक्सीन का टुकड़ा और एक छोटा कंबल। तो ये जो एक होती है, एक छोटी सी सूती चादर होती है, किसकी होती है? कॉटन की होती है, बिस्तर के ऊपर या बेड के ऊपर बिछा दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि जो ठीक से उठ बैठ ना सकने वाले रोगी को चाहिए सामान्य बिस्तर चाहिए, कंबलों का बिस्तर चाहिए, विशेष बिस्तर चाहिए या सिलवटयुक्त बिस्तर चाहिए। तो कैसा बिस्तर चाहिए हमें? उनके लिए विशेष बिस्तर चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, उनको अगर नहीं उठ बैठ पा रहे हैं तो उनको जाहिर सी बात है अच्छा बिस्तर चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा, कंबलों का बिस्तर किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए किया जाता है? कंबल वाला बिस्तर मतलब बढ़िया एकदम आरामदायक हो। तो शैय्या छत, शल्यक्रिया, गठिया और अस्थिभंग। अस्थिभंग का मतलब किसी की हड्डी टूट गई हो, शल्यक्रिया मतलब किसी की सर्जरी हुई हो, और शैय्या छत मैंने अभी आपको बताया कि किसी को इंजरी हो जाती है लेटे लेटे बिस्तर में, बहुत लंबे समय तक अगर कोई बीमार रहता है तो उसको हमेशा बिस्तर पर अगर वो पड़ा ही है तो इस तरह से घाव बन जाते हैं, वही बात हो रही। और गठिया मतलब आपका जो गाउट होता है, ठीक है। तो कौन सा? ये कंबल वाला जो बिस्तर होता है वो गाउट के लिए होता है। गाउट आपको ऐसे घुटने में यूरिक एसिड बढ़ जाता है जब, तो घुटने में पहले स्टार्टिंग में दर्द होता है ना, घुटने को मोड़ने में दिक्कत में, फिर धीरे धीरे मतलब कि आपका हमारे जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेज जो होती है वो सबसे पहले हमारे नीज में ही पेन होना स्टार्ट होता है, तो उसके लिए घुटने में मोड़ने में चलने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए मतलब इस तरह का आरामदायक बिस्तर यूज़ किया जाता है। फिर आपका है बेड क्रैडल का उपयोग किया जाता है। बेड क्रैडल का प्रयोग करते हैं किसके लिए? गठिया के रोगी के लिए, दमे मतलब अस्थमा, फिर शैय्या घाव रोगी के लिए और जले रोगी के लिए। तो जो बेड क्रैडल का उपयोग किया जाता है वो कौन सा? मैं ब्रेड बोल रही हूँ, मतलब बेड क्रैडल का, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग करते हैं किसके लिए? जले हुए रोगी के लिए करते हैं। मैं आपको बेड क्रैडल दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, आपने देखा होगा ना मूवी वगैरह में, जब कोई जल जाते हैं तो ये रोगी के ऊपर ऐसे रख दिया जाता है और उसके ऊपर से चादर डाल दी जाती है। उनकी बॉडी पूरी जल चुकी होती है, तो अगर खुली रहेगी तो भाई क्या बोलते हैं, मक्खी है, मच्छर है, इन सारी चीज़ों से इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये रख दिया जाता है, स्पेस भी रहता है और इसके ऊपर एक चादर डाल दी जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि एक जले हुए व्यक्ति के बिस्तर में रगड़ इत्यादि से बचने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फिर से वही बात है, आपका किसका उपयोग किया जाएगा? बेड क्रैडल का। ओके। नेक्स्ट है हमारा, शैय्या घाव में प्रयोग होता है गर्म पानी की थैली, मोटी चादर, बर्फ की थैली, रिंग कुशन। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, तो किसका उपयोग करते हैं? रिंग कुशन का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा रबर सीट का उपयोग। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबर सीट का उपयोग रोगी के बिस्तर पर किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? देखते हैं। शैय्या घाव को ठीक करने के लिए, बिस्तर को गर्म करने के लिए, बिस्तर को ठंडा करने के लिए, रोगी के मलमूत्र को बिस्तर से सुरक्षित करने के लिए। तो ये जो रबर सीट का उपयोग किया जाता है वो किस लिए? रोगी के जो वेस्ट उनका मटेरियल होता है, अगर उन सब चीज़ों से सुरक्षित रखने के लिए। फिर आपका आ गया है बेड क्रैडल का उपयोग किया जाता है ऑपरेशन वाले रोगी बिस्तर के लिए, हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए, सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए, शैय्या घाव वाले रोगी के बिस्तर के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए। हड्डी वगैरह भी टूट जाती है तो अगर हम डायरेक्ट जो है प्लास्टर वगैरह हो जाता है तो हम डायरेक्ट बेडशीट उस पर मतलब चादर से नहीं उड़ा सकते, तो हम क्या करते हैं कि ताकि स्पेस भी बना रहे और जो है गर्मी वगैरह भी ना हो, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अब है पट्टियों से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन हैं कि हंसली की हड्डी की पट्टी करने के लिए ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? पट्टी कसी ना हो, गांठ जो हो वो कहाँ पे हो? ऊपर की ओर हो, और गांठ नीचे की ओर हो और गांठें ऊपर व नीचे की ओर होनी चाहिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होगा? गांठ ऊपर की ओर हो। ओके, एक सेकेंड, सॉरी मुझे 2 बार पॉज करना पड़ा, कोई आ गया था, है ना। घर में लोग आते रहते हैं तो होता है, जाओ खोलो दरवाज़ा, अटेंड करो, कोई बात नहीं, ये सब भी करते रहना चाहिए, है ना। फिलहाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेनी गांठ बांधी जाती है गर्दन का खिंचाव कम करने के लिए, हिलते बाजू का खिंचाव कम करने के लिए, या कंधों को संतुलित बनाने के लिए, या ऊपरी भुजाओं को विश्राम देने के लिए। तो आपका जो ये ऑप्शन होगा इसमें क्या होगा? ऊपरी भुजाओं को विश्राम देने के लिए ग्रेनी गांठ बांधी जाती है, ठीक है। फिर है सेंट जॉन झोली का, एक सेकेंड सॉरी, जो सेंट जॉन झोली होती है आपकी, उसका क्या काम होता है? एक हाथ को सहारा देना, या फिर दोनों हाथ को सहारा देना, या एक हाथ के सिरे को दूसरे हाथ को सहारा सिरे पर रखना, और या फिर आपका कौन सा है? उपर्युक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका? एक सेकेंड, हाँ, इसमें ऑप्शन होगा आपका एक हाथ को सहारा देना।
ये झोली वाली पिक्चर शायद मैंने ऐड करी है, अभी देखती हूँ आगे, अगर है तो आप देख सकते हैं। फिर उंगली में जो पट्टी, अंगुली की पट्टी की चौड़ाई सामान्यतः होती है, मतलब कि अगर फिंगर में चोट लग गई है तो उसका जब हम बांधते हैं तो कितनी उसकी चौड़ाई होती है, तो कितनी होती है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। झोली वाली पिक्चर मैंने नहीं लगा रखी है शायद, सॉरी, मैं किसी दिन आपको दिखा दूंगी। देखने से क्या होता है ना, हमें थोड़ा सा चीज़ें एक फ़ोटो खिंच जाती है दिमाग में हमारे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये ढीली रहती है, इसे आसानी से खोला नहीं जा सकता, यह दबाव नहीं डालती तथा इसे आसानी से खोला भी जा सकता है, यह सुंदर दिखाई देती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह दबाव नहीं डालती है तथा इसे आसानी से खोला भी जा सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि तिकोनी पट्टी में सामान्यतः कपड़ा लगता है 1 मीटर लंबा, आधा मीटर चौड़ा, 1 मीटर वर्गाकार, या फिर आधा मीटर वर्गाकार, या फिर 2 मीटर वर्गाकार। तो कितना कपड़ा लगता है आपका 1 मीटर वर्गाकार, ओके। ये आपकी तिकोनी पट्टी है। तिकोनी पट्टी को हम किस तरीके से बनाते हैं, एक सेकंड, सॉरी, तिकोनी पट्टी को हम कैसे बनाते हैं, आप देख सकते हो कि ऐसे इस ट्रायंगल, इस तरह का कपड़ा लेंगे आप, उसको एक बार इधर, ये पहला स्टेप हो गया, पहली बार फोल्ड करेंगे, फिर उसको एक बार और फोल्ड करेंगे, दूसरा हो गया, फिर ये आपका ये तीसरी बार हो गया। इस तरीके से फोल्ड करके सर में बांधी जाती है ना तिकोनी पट्टी, हड्डियों वगैरह के सूस में भी, तो इस तरीके से मतलब फोल्ड करके बनाई जाती है तिकोनी पट्टी। आप देख लीजिए, मैंने कहा ना फोटो खिंच जाती है दिमाग में। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद अब आपका होता है कि जो हमारी कान की पट्टी होती है, कान में जो पट्टी लगाई जाती है, एक सेकंड, हाँ, कान की जो पट्टी की लंबाई चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 5 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी, फिर या 4 मीटर लंबी या 4 सेंटीमीटर चौड़ी, 6 मीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी, इसके बाद ये आपका 2.5 मीटर वर्गाकार, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 5 मीटर लंबी तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ी। फिर नेक्स्ट है सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, हड्डी की टूट रोकने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए, घाव को रोकने के लिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। एक सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोटेशियम परमैंगनेट काम आता है, पहले मैं रुकिए मार्कर कर लूँ, हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट काम आता है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, घाव को भरने के लिए, चोटों पर लगाने के लिए, या घाव को साफ करने के लिए। तो जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है किस पे आता है, वो घाव को साफ करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है हमारा फिटकरी उपयोगी है दस्त बंद करने के लिए, खांसी में आराम करने के लिए, या रक्तस्राव को कटे स्थान से रोकने के लिए। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रक्तस्राव को कटे स्थान से रोकने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लू लगने पर एकमात्र दवा है, ठीक है। जब लू लग जाता है, बहुत गर्मी होने लगती है, अभी तो फिलहाल ठंडी का मौसम आने वाला है, बहुत अच्छा, इसीलिए कह रही हूँ कि बहुत अच्छा मौसम है आप लोगों के लिए, आराम से मस्त बैठ के पढ़ाई कीजिए। ऑप्शन पे आते हैं, लौंग का पानी, इमली का पानी, कच्चे आम का पना, पके आम का रस, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता ही होगी, आप बोलोगे इतना ईजी क्वेश्चन लेके आ गए हैं, पर कोई बात नहीं, अब इसमें था तो मैंने इंक्लूड कर लिया। ऑप्शन हो जाएगा कच्चे आम का पना, ठीक है। कीटाणुनाशक पदार्थ है गोले का तेल, आई थिंक इसको नारियल वाला जो तेल होता है उसको बोलते हैं, डिटॉल, फिर आपका अमृत धारा, फिर आपका फिटकरी। तो जो कीटाणुनाशक पदार्थ है वो कौन सा है, अमृत धारा। नेक्स्ट है विष खा लेने पर प्रथम उपचार कौन सा होता है, डॉक्टर को बुलाना चाहिए, कृत्रिम श्वासक्रिया देनी चाहिए, गुनगुने पानी में नमक घोलकर पिला देना चाहिए, और या फिर क्या कर देना चाहिए, डॉक्टर के आने तक रोगी को सोने नहीं देना चाहिए। तो विष खा लेने का प्रथम उपचार जो होता है वो गुनगुने पानी में नमक घोलकर पिला देना चाहिए हमें, ठीक। फिर व्यक्ति के विष खा लेने की प्रथम पहचान है पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना, व्यक्ति को नींद आना, शरीर से पसीना आना, उपरिक्त में से कोई नहीं। तो सबसे क्या होता है, व्यक्ति को नींद आने लगती है, क्योंकि उसको होता क्या है कि इंसान जो होता है अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे तो पहले तो नींद ही आने लगती है। नेक्स्ट है किस रक्त नलिका के कट जाने से लगातार रक्त बहता है, शिरा मतलब आपकी वेन हो गई, नाड़ी मतलब आपकी पल्स हो गई, तंतु मतलब तंतु हो गया आपकी कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज को हिंदी में तो शिराएँ मतलब शिराएँ नहीं कुछ बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। फिलहाल ये तंतु का मतलब आप मत ही समझो, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं सही है, तो इसको इंग्लिश में तंतु मतलब तो उसे फाइबर होता है, फाइबर में तो रक्त बहने का कोई वो है नहीं। तो फिर नेक्स्ट ये लास्ट है आपका धमनी, तो इसका सही आंसर है धमनी, ठीक है। जब धमनी से रक्त बहता है तो लगातार बहता ही जाता है, धमनी को इंग्लिश में क्या, आर्टरीज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है सर्प के काटने पर काटे हुए स्थान पर लगाते हैं, तो बर्नॉल, लाल मिर्च, पोटेशियम, नौसादर, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है एक जगह और ये क्वेश्चन मैंने देखा था, तो वहाँ पर सही ऑप्शन दिया था सल्फर, और यहाँ पर सल्फर ऑप्शन में है ही नहीं, और यहाँ पर जो आंसर सही है वो है पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात है, बट आप दो चीज़ याद रख सकते हैं, एक तो पोटेशियम और एक तो सल्फर, ठीक है। तो मान लीजिए ऑप्शन में आपको जिस तरीके से मिले, हालांकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट ठीक है आ सकता है, तो आप सल्फर भी याद रखो और पोटेशियम भी याद रखो। फिर नेक्स्ट हमारा धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है, शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर, रुधिर का मतलब ब्लड, हल्का नीला रुधिर, काला मटमैला रुधिर, उपरिक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है शुद्ध रक्त हमारा एकदम बढ़िया रेड कलर का होता है, चमचमाता हुआ। फिर नेक्स्ट है, आई थिंक नेक्स्ट और लास्ट भी है ये, तेज रुधिर बहते हुए
तेज बहते हुए रुधिर को रोकने का सबसे उत्तम उपाय है? रुधिर बहने वाले अंग को उल्टा कर देना चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है, कैसे उल्टा कर देंगे भाई। फिर है टिंचर आयोडीन लगा देना चाहिए। फिर है बर्फ़ की गीली पट्टी बांध देनी चाहिए। सबसे लास्ट है टूर्निकेट बांध देना चाहिए, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा टूर्निकेट। ओके, हमें क्या करना चाहिए, टूर्निकेट बांध देना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा? नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ये थोड़ा सा कोट है आप लोगों के लिए, सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज फ्रीडम एंड द सीक्रेट टू फ्रीडम इज करेज। तो अगर आपको, मैं इसका मीनिंग नहीं बताऊंगी, आप खुद समझदार हैं, समझिए आप। और मेरा तो काम बस इतना ही है कि आप जो कर रहे हैं उसको करने में थोड़ा सा आपको, मैं क्या कहूँ, मैं मोटिवेट तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, ना ही मैं कर पाती हूँ, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा मोटिवेट तो खुद से होता है और लोगों की बातों से भी इंसान होता ही है। लेकिन मैं फिर से बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए, आपको इंडिपेंडेंसी चाहिए, तो आपको क्या करना, आपको लगे रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और जो भी आप कर रहे हैं, एग्ज़ाम की बात नहीं है, आपका जो भी एक गोल है उसके लिए आप काम करते रहिए। एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, है ना, क्योंकि लाइफ में सबका अपना अलग अलग गोल होता है। तो अपने गोल के हिसाब से अपने आप को आप काम कर, अपने आप को आप उसमें लगाए रहिए, ठीक है। मैंने अभी बताया ना कि जिन चीज़ों को हम टाइम देते हैं वो चीज़ फिर हमारी हो जाती है। फिर वो चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे फिर आपकी कोई भी अच्छी चीज़ हो। जैसे होता है ना कि जब हम क्या एक्सरसाइज करते हैं तो क्या करते हैं, अपने बॉडी को समय देते हैं, फिर हमारी बॉडी कितनी अच्छी हो जाती है। कई सारे डिजीज़ भी कम हो सकती हैं, कई सारे डिसऑर्डर भी ख़त्म हो सकते हैं, आपका वेट भी सही हो सकता है। तो उस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आप जिस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं वो उद्देश्य आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अब कोशिश करिए अपने लक्ष्य के लिए हमेशा जो है प्रयासरत रहिए और एफर्ट कभी मत कम लगाइए, हमेशा बराबर एफर्ट लगाइए, कभी कम ज़्यादा भले लगाइए लेकिन हमेशा लगाते रहिए, कंटिन्यू। क्योंकि ये बात भी आपने हमेशा सुनी होगी कि हमसे बढ़ करके कोई चीज़ नहीं होती, और हमेशा आपको ये समझना है। और एक चीज़ हमेशा ये सोचिए कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप ये भी मत सोचिए कि मुझे कुछ नहीं आता, ठीक। दोनों चीज़ें आपको सोचनी है, बस ये नहीं सोचना है कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे मुझे सब कुछ आता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाएंगे, और अगर आप ये सोचेंगे अरे मुझे कुछ नहीं आता है तो आप बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपका। तो इसलिए हमेशा जो आपको नहीं आता उसको सीखने के लिए तैयार रहिए, और जो आपको आता है उसको बताने के लिए तैयार रहिए। तो दोनों चीज़ें आपके लिए हमेशा एक बेटर ही, आपके लिए मतलब एक बेटरमेंट ही लाएंगी आपके अंदर, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं हम लोग फिर से। अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगी मैं अभी नहीं कुछ कह सकती, बट हाँ मैं फिर से कोशिश करूँगी कि जितने जल्दी हो सके मैं फिर से मिलूँ, क्योंकि मुझे भी तो अच्छा ही लगता है, मज़ा आता है। और मैं चाहती हूँ कि कम से कम अगर बातों से ही थोड़ा सा इंसान होता है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूरी होता है, हम दूसरों की बातों से सुन करके अपने अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी एक ले आते हैं। फिलहाल चलिए, मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी, आपको पता ही चल चुका होगा कितना टॉकेटिव हूँ मैं। तो चलिए फिर आप सभी को थैंक यू इतनी देर मेरी बकबक सुनने के लिए, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे जो पूछे उनको बताने का कष्ट कीजिएगा। आपका वैसे तो सबको पता ही होगा, तो अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दे दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा देख करके कि आपने कमेंट सेक्शन में हमारे रिप्लाई किया। और चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी फिर से, और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ या जिन भी चीज़ों के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और सबसे बढ़िया ध्यान रखेंगे तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि इस समय मौसम बदल रहा है तो तबीयत ख़राब हो सकती है, तबीयत ख़राब होगी तो आपकी पढ़ाई अफेक्ट होगी, ठीक है, अफेक्ट होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय, टेक केयर।